औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक मरतबा फिर आपको वेलकम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी ट्रेनिंग कोर्स में। तो सबसे पहले आपको सबको मुबारकबाद हमारी तरफ से, क्योंकि हमने 1K का जो डिजिट है वो क्रॉस कर लिया है इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपके तावन की वजह से आप अटैच हैं, ठीक है, आप हमें इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि हमारे ये जो सेशन है ये पहले भी हमारे चलते रहे हैं, लेकिन वो ज़ूम पर चलते रहे हैं, ठीक है। तो उस पर ये मसला होता था कि हम जिन बच्चों को लिंक शेयर करते थे या जो बच्चे हमारे साथ अटैच थे, सिर्फ उनको ही जो हमारा लिंक है वो पहुंचता था, और वो ही जो है ना वो नॉलेज अपना हमसे ले लेते थे, ठीक है। लेकिन बाद में हमें फ़ील हुआ कि ये तो कुछ बच्चों तक ही महदूद है, ठीक है, लिहाज़ा हमें इसको वसी करना चाहिए। इसके लिए हमने ये स्टेप जो है वो यूट्यूब का लिया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप में से भी कोई बच्चे जो न्यू हैं इस वक़्त ये सेशन ले रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे एमपी फॉर यू एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो वो हमें व्हाट्सएप करके वो भी हमारे में जो है व्हाट्सएप करके हमारे जो है एकेडमी का मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हमने स्टार्ट करना है बेसिक फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये हमारा कोर्स 3 डेज होगा, यानी कि 11 सितंबर से लेकर ये हो जाएगा हमारा 14 सितंबर तक, ठीक है। तो इस कोर्स की जो नोट्स होंगे वो आपको, जैसे हम पहले प्रोवाइड करते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि जो भी इस जो सेशन को अटेंड करेंगे, ठीक है, उनकी अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस का जो पस मंज़र ये होगा कि आपने जो है अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है बेटा। तो आपके फिर 3 डेज़ की जो है अटेंडेंस वो चेक की जाएगी, ठीक ठीक है, और उसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हमारा फर्स्ट डे होगा जिसमें हम बेसिक्स ऑफ पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के। तो सबसे पहले बेटा आ जाता है व्हाट इज़ अ ड्रग, यानी कि ड्रग क्या है। देखिए बेटा, इस वक्त तो हमारे साथ जो हैं ग्रेजुएट्स भी हैं, अदर मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस अंदाज से आपको लेकर चलेंगे ताकि आपको सारी बातें जो हैं वो इजीली समझ आ जाएं, ठीक है बेटा। तो हम बेसिक से लेके जाएँगे, ठीक है, और एडवांस तक आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ ड्रग, ठीक है, तो ड्रग क्या है? इस वक़्त तस्वीर में आप देख रहे हैं एक चम्मच पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक पाउडर है, ठीक है। यहाँ पे पैकेट पड़ा हुआ है, पैकेट के अंदर कुछ पाउडर है सफ़ेद सा, ठीक है। ये इंजेक्शन पड़ा हुआ है, इंजेक्शन के अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। तो बेटा ये देखें, इसमें समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये किसी भी यानी कि फॉर्मूलेटेड फॉर्म में नहीं है, यानी कि किसी भी डोजेज फॉर्म में मौजूद नहीं है, ना इसकी हमें स्ट्रेंथ का पता है, ना इसकी क्वांटिटी का पता है, ठीक है। तो अगर तो कोई चीज़ जो है वो अनफॉर्मुलेटेड फॉर्म में मौजूद होगी, उसको हम नाम देंगे ड्रग का, ठीक है। तो अब इसकी हम प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अ ड्रग कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस of non-structure other than a nutrient or an essential dietary ingredients which when administered to a living organism produces a बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट को भी आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है नॉन स्ट्रक्चर, इसको देख लेते हैं। देखिए बेटा, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर सामने रखता हूँ, ये देखें आपके सामने एक पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर मौजूद है। ये नोन है, आपको पता है कि ये पैरासीटामोल है, ठीक है। आपको पता है ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एक नॉन स्ट्रक्चर है जिसका आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं बैक आता हूँ तो ये देखिए, अ ड्रग कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस नॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस है, उसका आपको स्ट्रक्चर मालूम है, ठीक है। और जैसे ही वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दी जाएगी, जैसे ही बॉडी को प्रोवाइड की जाएगी, तो वो क्या करेगी, बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई, अदर देन द न्यूट्रिएंट और एन इसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप ग्लूकोज ले रहे हैं, दैट इज़ अ ग्लूकोज नॉट अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट की, ठीक है। तो a biological effect is generally defined as the response of an organism, a population or a community to changes in its environment. देखिए बेटा, हम पहले भी सेशन में बताते रहते हैं कि हमारी जो बातें होती हैं वो ना तो मेरा कोई जो है अपना ओपिनियन होता है, ठीक है, ना ही आपका कोई ओपिनियन होता है, ठीक है। हम जो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं वो रिसर्च पेपर्स के स्क्रीनशॉट होते हैं या किसी बुक से लिए हुए होते हैं, ठीक है। तो मैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ें बताएँ, रेफ़रेंस के साथ बताएँ जिस पर पूरी दुनिया जो है वो बात कर रही होती है, ठीक है बेटा? तो हम वो रेफ़रेंस भी इंशाल्लाह हम आपको साथ-साथ बताते रहते हैं, जिस तरह इसका डेफ़िनेशन का रेफ़रेंस भी आप सामने देख रहे हैं, ठीक है? तो मतलब ये है कि हम जो बातें कर रहे होते हैं वो एक रिसर्च बेस पे होती हैं, ठीक है? ना ही हम किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, ठीक है? और ना ही कोई और हमारा सिलसिला होता है, ठीक है? तो अब डेफिनेशन में क्या हुआ है? A biological effect is generally defined as the response of an organism, a population or a community to changes in its environment, ठीक है। तो यानी एक अकेला इंसान, इंसानों का ग्रुप या उनकी कम्युनिटी अपने इन्वायरमेंट चेंज को जब ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसे हम नाम दे देते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट का, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ चेंज इन एनवायरनमेंट्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको एक दवा दी गई, आपको पैरासिटामोल दी गई, ठीक है। उसका वो क्या है, कोक्स इनहिबिटर है, ठीक है। पेन रिलीफ के तौर पर आपने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। वो बॉडी में गई, उसने बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज किया और अपना एक्शन आप जो है अपना रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया किसका, बायोलॉजिकल अफेक्ट का, ठीक है बेटा। तो अब बेटा बात करते हैं व्हाट इज़ मेडिसन। अच्छा बेटा, आपको बताते चलें कि हमने इससे पहले जो है वो हमारे सेशन हो चुके हैं यूट्यूब पर, जिसमें हॉस्पिटल फार्मेसी की इंटर्नशिप हमने 1 वीक की थी, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रग इंटरेक्शंस का 3 डेज़ पर मुश्तमिल कोर्स था हमारा, वो हमने कंप्लीट किया था। और इसके बाद आईपीसी कोर्स, वो भी हमारा 1 वीक था, ठीक है। तो वो भी इसी चैनल पर मौजूद है, अलहदा से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप में से कोई देखना चाहता है और अपने नॉलेज बैंक को इंक्रीज करना चाहता है तो वो भी वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से ढूंढ कर देख सकता है, ठीक है बेटा। तो ड्रग इंटरेक्शन का जिन बच्चों ने हमारा कोर्स लिया था, ठीक है, तो उसमें भी हमने मेडिसिन और ड्रग को डिटेल से देखा था, ठीक है। तो आज फिर इंशाल्लाह इसको देख लेंगे, डिफरेंस इनका जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें इस तस्वीर में अब देखें, इसमें ना तो कोई पाउडर फॉर्म मौजूद है, ठीक है, ना कोई चम्मच वगैरह पिछली तस्वीर की तरह पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉफ्ट जेल मौजूद है, हार्ड जेल कैप्सूल मौजूद हैं, ठीक है। और ये टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, यानी कि एक टैब जो है वो फॉर्मूलेटेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अब इसको, इसकी आपको स्ट्रेंथ का भी पता होगा, आपको इसकी डोज का भी पता होगा कितनी देनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई चीज़ ड्रग से फॉर्मूलेटेड फॉर्म में आ जाए, ठीक है, टैबलेट में आ जाए, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड हो जाए, तो उस वक्त हम जो है उसको क्या नाम देते हैं, मेडिसिन का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की इसकी। A medicine is a chemical preparation which usually but not necessarily contains one or more drugs administered with the intention of producing a therapeutic effect. देखिए बेटा, चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है आपने, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो चीज़ों को लिंक करना है, क्योंकि साइंस जो है हमारी, ये साइंस आपस में हमने अलहदा ब्रांचेस बना ली हैं इसकी, कुछ मेडिकल्स आ गए हैं, कुछ तरह इंजीनियरिंग आ गई, लेकिन साइंस की बेस जो है वो एक ही है, ठीक है। आपने इस तरह स्टडी करनी है, अगर कोई चीज़ इंजीनियरिंग से के साथ रिलेट कर रही है उसके साथ रिलेट करना है, कोई मेडिकल अदर फील्ड है या जैसे टेक्नोलॉजी है, आईटी है, सारों के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात हो रही है, देखें मेडिसिन क्या प्रोड्यूस कर रही है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। हमने पीछे एक बात की थी ड्रग की, तो यहाँ पे देखिए ड्रग क्या प्रोड्यूस कर रही है, बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है।
तो यानी कि अगर तो कोई चीज़ बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बॉडी में तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम ड्रग का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, क्योंकि मेडिसिन को बनाया ही इसी पर्पज़ के लिए जाता है ताकि वो हमारा जो है बॉडी का जो है कोई एक्शन है वो डाउन हो रहा है तो उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये क्या करेगी, थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी, ठीक है बेटा। तो बेटा अब आ जाते हैं हम मेन डिफरेंस जो है एक मेडिसिन और ड्रग का, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इसके बाद जो है मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस की कोई कमी नहीं महसूस करेंगे आप अपने आप में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रग का। द वर्ड ड्रग इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक फार्माकोन मीनिंग ड्रग, ठीक है। मेडिसिन क्या है, द वर्ड मेडिसिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन मेडिकस मीनिंग हीलिंग और फिजिशियन, ठीक है बेटा। नीचे डेफिनेशन वही आ गई है, अ ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस विच व्हेन एक्ट्स ऑन द लिविंग बॉडी अल्टर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड यूज्ड फॉर प्रिवेंशन डायग्नोसिस कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है बेटा। यहाँ पे मेडिसिन की अगर डेफिनेशन देखें, अ मेडिसिन इज द फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग हैविंग डेफिनेट डोज and dosage form which is used for prevention diagnosis control and treatment of disease। देखिए बेटा, मैं अक्सर सेशन में बात करता होता हूँ कि मैं डिफरेंट साइंटिस्ट को बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है। जिनमें से एक फेवरेट जो मेरा जो है साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन भी है। तो वो कहता है कि अगर आप अपनी साइंस को एक बूढ़ी दादी माँ को नहीं समझा सकते, ठीक है, तो आप साइंस में फेल हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, अगर आप चीज़ें जो हैं अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, तो आप किसी ऐसे बंदे को लाजमी समझाया करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में भाई है, बहन है, ठीक है, कोई और बंदा है, ठीक है। तो जब आपने उनको फार्माकोलॉजी अपनी समझा दी तो आपकी फार्माकोलॉजी स्ट्रोंग है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने सीखना है, ठीक है बेटा। आगे हम बात करते हैं, अ ड्रग इज ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ड्रग में जो है वो जस्ट एक एपीआई मौजूद होगा, ठीक है। अब मेडिसिन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एपीआई विद एक्सिपिएंट्स और विदाउट एक्सिपिएंट्स, ठीक है। तो मेडिसिन में जो अगर बात करें हम, तो मेडिसिन में एक एपीआई भी होते हैं और साथ में एक्सिपिएंट्स भी होते हैं। एक्सिपिएंट्स की अगर बात करूं मैं, तो इसमें बाइंडर आ जाते हैं, कलरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, हाइडर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिपिएंट्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन में एक्सिपिएंट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको ओमेप्राजोल की, ठीक है, ओमेप्राजोल की अगर हम बात करें तो उसमें जस्ट ओमेप्राजोल ही होता है, इसमें कोई एक्सिपिएंट्स मौजूद नहीं होता, ठीक है बेटा। तो आगे हम देखते हैं, जनरली अ ड्रग इज नॉट यूजिंग डायरेक्टली फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज इट नीड्स टू बी डिजाइंड सूटेबल डोजेज फॉर्म एंड डोज, ठीक है बेटा। जो हमारी ड्रग होती है हम इसको डायरेक्टली जो है ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ना इसकी प्रॉपर कोई डोजेज फॉर्म मौजूद होती है, ना कोई डोज होती है, ना कोई स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो इसको हम यूज़ ही ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। इसकी प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बताई जाती है, उसकी डोजेस फॉर्म बताई जाती है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं सोर्स क्या हैं ड्रग के। सोर्सेज जो हो सकते हैं वो प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उसके सिंथेटिक सोर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। सोर्स ऑफ मेडिसिन की अगर बात करें तो इसमें जो है वो ड्रग है, सोर्स ऑफ मेडिसिन इज ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बहुत ही यानी कि ना अच्छा जो एक सेंटेंस है वो बहुत बेहतरीन सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल मेडिसिन आर ड्रग, ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। यानी कि जितनी भी दुनिया में अवेलेबल ड्रग हैं, ठीक है, वो तमाम की तमाम मेडिसन्स नहीं हैं, लेकिन जितनी अवेलेबल मेडिसन्स हैं वो तमाम की तमाम ड्रग्स हैं, ठीक है। तो आप कैसे यानी कि ना इनको देखें, आप कहेंगे कि सर आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी बता दिया, बहुत पढ़ लिया, अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो पैरासीटामोल, ठीक है, आल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन, ठीक है, जो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है, ठीक है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, एम्पिसिलिन, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ड्रग्स की हैं। अगर बात करें हम मेडिसिन की, तो पैरासीटामोल टैबलेट, पैरासीटामोल सिरप, पैरासीटामोल एलिक्सर, ठीक है बेटा।
तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला है आप हमें कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह हम उसका आपको आंसर करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी ये ना कोई कमेंट सेक्शन में नहीं करने वाला तो आप हमें पर्सनली जो व्हाट्सएप पर भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, ठीक है। अगला सवाल जो आता है सर, फार्माकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द effects ऑफ ड्रग ऑन द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। यानी कि ड्रग जो है वो क्या करेगी, आपके लिविंग सिस्टम पर काम करेगी, ठीक है। इसको हमने नाम दिया है फार्माकोलॉजी का, ठीक है बेटा। तो आगे हम देखते हैं इसको, फार्माकोलॉजी की आगे तीन जो हैं वो ब्रांचेज आपके सामने मौजूद है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स। इन दोनों का नाम तो आपने अक्सर सुना होगा। ये एक न्यू है चीज़ है आपके लिए, मैंने हम लेके आए हैं, वो है फार्माकोजेनेटिक्स। तो इसको भी हमने डिटेल से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन फार्माकोकाइनेटिक्स की देख लेते हैं। Pharmacokinetics deals with the absorption, distribution, biotransformation and excretion of the drugs and its metabolites फ्रॉम द बॉडी, ठीक है बेटा। यानी आपने एक ऑब्जॉर्व किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ड्रग आपने ली, वो ऑब्जॉर्व हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है। उसके बाद लिवर ने इसको मेटाबॉलिज्म किया, ठीक है। उसके बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया किसका, फार्माकोकाइनेटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है, डी इट डील्स विद द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एज वेल एज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पैरासीटामोल की बात करें जो कि एक कोक्स इनहिबिटर है, क्या करती है, ठीक है। आपको पता है कि पेन रिलीवर है, ठीक है। फिर बोक्सोस्टेट की बात करें जो कि एक ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, क्या काम करती है, यूरिक एसिड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या है इसका फार्माकोडायनामिक्स है, ठीक है। तो अब जो एक नेक्स्ट जो एक न्यू थिंग है, एक न्यू इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी आपके सामने लेकर आए हैं वो है फार्माकोजेनेटिक्स, ठीक है बेटा। तो इसको हम देख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ जीन्स इन डिटरमाइनिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है बेटा। यानी कि मैं आपके सामने ये एक न्यू थिंग है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सेशन के बाद गूगल सर्च करना है, वहाँ पे एक वेबसाइट आपको मौजूद होगी 23andMe के नाम से, ठीक है। उस पे जाएंगे तो आपको वो कहेंगे कि सर आप अपना हमें सलाइवा ला के दें, ठीक है, या अपना ब्लड सैंपल दें, या आप हमें अपना जो है वो स्पूटम भेजें, ठीक है। तो हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड जो है मेडिसिन बना कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि वो आपके जीन्स को देखेंगे और उसके मुताबिक जो है वो ड्रग बना के देंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको बताने का ये मकसद है, ये है कि दुनिया कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, ठीक है, किस तरह आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टडी होगी उसको हमने नाम दे दिया किसको, फार्माकोजेनेटिक्स का, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन टारगेट्स फॉर ड्रग बाइंडिंग, ठीक है बेटा। तो ये रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ ड्रग बाइंड कर सकती है, ठीक है। वो आयन चैनल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको बारी बारी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पिक्चर मुझे मिली थी, है बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे ब्लर आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ चलें आप मेरी बातों को सुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ मॉड्यूलेटर और ब्लॉकर लिखा हुआ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊँ, एगोनिस्ट को भी आगे देखेंगे, एंटागोनिस्ट को भी देखेंगे, लेकिन अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में भी अगर आपको समझाऊँ, एंटागोनिस्ट वो होगा जो क्या करेगा, आपके जो है वो काम को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। और जो हमारा एगोनिस्ट होगा वो क्या करेगा, काम को तेज़ करेगा। इसी तरह हम बात करें मॉड्यूलेटर की, तो वो क्या करेगा, वो काम को तेज़ करेगा, ठीक है। अगर ब्लॉकर की बात करेंगे तो वो जो है वो काम को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये इसमें असल में लिखा हुआ था जो आपको बताना था। तो ये चीज़ें बस इसमें थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रिसेप्टर, ठीक है बेटा। तो बेटा रिसेप्टर क्या है, तो देखें मैं आपको कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली आपको लेकर चलूं, ठीक है। जो बातें आपके जहन में आसानी से बैठ भी जाएं, ठीक है,
ताकि आप जो हमें आधा घंटा देते हैं वो आपका ज़ाया ना हो, ठीक है। और इंशाल्लाह आप जो है वो सारा काम जो है आप हमें जब ये लेक्चर सुने तो आप कहेंगे भी इंशाल्लाह वाक़ई हमें कुछ ना कुछ हासिल हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको एक सॉकेट दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें हर किस्म की सॉकेट्स जो है वो जो है स्विच जो है आपने लगाना है वो लग सकता है, ठीक है। कुछ आप देखते हैं कि जब आपने मोबाइल चार्जर करना होता है, ठीक है, तो आप वो उसके रिलेटेड जो है उस तरह की जो है वो सॉकेट ढूँढते हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक ही उसमें लगाते हैं तो और आपका मोबाइल जो है वो चार्जर होना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी तरह बेटा रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर की बात करें तो एक स्पेसिफिक इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और उसी में ही जाके अपना जो फिट होता है और उसी लिहाज से जो है अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है, ठीक है। अगर बात करें हम रिसेप्टर की, अगर आपका रिसेप्टर ठीक नहीं है तो आपको वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं मिलेगा जिस तरह से एक बाइंडिंग रिसेप्टर देता है, ठीक है। देखें अगर आप सॉकेट में चार्जर आपकी सॉकेट ख़राब है, ठीक है, तो वो आपका मोबाइल चार्ज नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका रिसेप्टर ख़राब है तो आपका जो काम है, कुछ जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बातें क्लियर हो रही हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ। अगर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देख लें, अ ड्रग रिसेप्टर इज़ अ स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, दैट बाइंड्स द ड्रग एंड मीडिएट्स द इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। दीज रिसेप्टर्स में भी एंजाइम भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स लीड टू बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। वही बात कि अगर तो रिसेप्टर अच्छी तरह से अटैच है आपकी बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है, तो जो आपका जो है इफेक्ट जो है वे एक अच्छा देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर्स की जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो 4 होती हैं, ठीक है, जिसमें लाइगेंट गेटेड होता है, टायरोसिन काइनेज कपल्ड होता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्टेरॉयड होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। अब इनको बारी बारी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेटा एक डायग्राम मिली थी जिसमें मैं बता रहा हूँ, मेरा ख्याल ये, हाँ, ये है लिप्पन कोड की डायग्राम है, ठीक है, ये वहाँ से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। तो इसमें बेटा आपने दो चीज़ें याद रखनी होती हैं, ठीक है। एक तो आपने इसमें टाइम स्केल देखना है, ठीक है। लिगेंड गेटेड जो आयन चैनल इसका टाइम स्केल कितना है, मिली सेकंड्स में है, ठीक है। और एग्जाम्पल इनकी कौन सी है, निकोटेनिक है और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ठीक है। सेकंड अगर बात करें हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की, ठीक है, तो इसका जो टाइम स्केल है वो सेकंड्स में है और इसके एग्जांपल जो है मस्करीनिक है और एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। काइनेज लिंक रिसेप्टर की बात करें अगर हम तो इसका आवर्स में आ जाता है, ठीक है। साइटोकाइन है रिसेप्टर जो है इसकी एग्जांपल है। और न्यूक्लियर रिसेप्टर है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो क्या है, एक और इनका जो टाइम स्केल आवर्स है और जो है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो है इसकी एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो इसमें बेसिक यही चीज़ें याद करनी है। बाकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। ये देखें हाइपरपोलराइजेशन करवा रहा है, ठीक है, तो डिपोलराइजेशन हो रही है, ये करवाएंगे, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है, फास्फोराइलेशन करवाता है, कैल्शियम चैनल रिलीज करता है जिससे मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। तो ये इनके मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक और ये पिक टेबल देखें आप, ठीक है, तो इसको मज़ीद हम देख लेते हैं रिसेप्टर्स को, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है, उनका फिर फैक्टर क्या, कपलिंग क्या, एग्जांपल वही पीछे जो डिस्कस हुई हैं, स्ट्रक्चर भी इनकी कौन कौन सी होती है ये देखें। अगर टाइप 2 की बात करें तो ये मोनोमेरिक होता है, ठीक है। तो लोकेशन की देखें तो ये पहले जो 3 है, 3 रिसेप्टर, ठीक है, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर हैं, ठीक है। और जो नंबर 4 है ये इंट्रासेलुलर है, क्योंकि अगर हमने डीएनए की बात करें, अगर हम डीएनए की किसी काम में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो हम जो है इस रिसेप्टर को स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इनको तफसील से पढ़ाना शुरू कर दूं वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो लिहाजा इसको भी आप थोड़ा बहुत देख लेना, बेसिक कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे आगे स्टार्ट होने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल बेसिस स्टार्ट होने जा रही हैं, इंशाल्लाह आपको जो है मज़ा आएगा इसको सुनने में, ठीक है।
तो ये देखें आपके पास व्हाट नेक्स्ट सवाल जो लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप एक पिक देख रहे हैं, तस्वीर में क्या कर रहा है बच्चा जो है वो पानी पी रहा है, पानी जो है एडमिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये क्या है, इसका एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब देखें रूट ऑफ, ये पानी जो है वो इस बच्चे के कान के थ्रू भी जा सकता था, नाक के थ्रू भी जा सकता था, ठीक है, आंख के थ्रू भी जा सकता था, लेकिन इसने रूट ऑफ एडमिनिस्टर जो है वो माउथ को ही क्यों लिया है? क्योंकि उसको प्यास लगी थी, उसने जो है अपने गले को तस्कीन पहुंचानी थी, लिहाजा उसने जो है ये जो है रूट ऑफ एडमिनिस्टर जो है इस्तेमाल किया। ठीक है बेटा, तो इस तरह जो है हम रूट ऑफ डिफरेंट जो है ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ये एक और तस्वीर अगर आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी आपको दिखाया गया है। आईवी दिया जाता है, ठीक है, ड्रग को इंट्रामस्कुलर डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस, लोकल इफेक्ट, टॉपिकल जो क्रीम्स वगैरह होते हैं आप लगाते हैं, ठीक है, इनहेलेशन, इनहेलेशन की यहाँ पे अगर बात करूँ साल्ब्यूटामोल की, ठीक है, उसका जो वेंटोलिन के नाम से आता है, जीएसके इसका ब्रांड लीडर है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं एस्थमेटिक पेशेंट के लिए। ठीक है, ट्रांसडर्मल आ जाता है, सस्टेंड इफेक्ट आ गया है, उसके बाद ये सबलिंगुअल है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, पोर्टल सर्कुलेशन है, ये सारा कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं इसकी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इन अ वे बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन एंड अदर सब्सटेंसेस टेकन इनटू द बॉडी। ठीक है बेटा, यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोलॉजी का वो है जिसके थ्रू हम ड्रग को, किसी फ्लूइड को, किसी पॉइजन को, ठीक है, और अदर सब्सटेंस को बॉडी में टेकन करना होता है, बॉडी में ले जाना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये देखें और है एक जो मैं पिक मिली है, तो ये भी एक हमने पिक ली हुई है, फिलिपन कॉर्ड से ली हुई है। तो यहाँ पे ओटिक है, यानी कि कान के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ओटिक है, ठीक है, नोज के लिए नेजल है, ठीक है, ओरल, ओरल है, सबलिंगुअल है, यानी कि जुबान के नीचे जो हम यूज़ करते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेज हैं, ठीक है, जो स्किन के ऊपर लगा देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, रेक्टल और वेजाइनल है। देखें यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रेगनेंसी के दौरान जब लेबर पेन में होता है, ठीक है, यहाँ पे डिक्लोफेनिक जो सोडियम होता है, ठीक है, उसको हम रेक्टल के थ्रू देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिकल जो ये क्रीमें वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, पेरेंटल है जी, पेरेंटल यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसका नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट जो ड्रग होती है वो आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, और अपना रैपिड एक्शन जो है वो शो करती है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू था। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्किन है और इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए जो नीडल होती है वो कैसे कैसे इंजेक्ट करनी है। ठीक है, डर्मल इंजेक्शन के लिए कैसे करनी है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए कैसे करनी है, तो ये डिफरेंट सब लेयर्स भी देख रहे हैं। ठीक है, अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है तो वो 90 के एंगल पर लगाना होता है। ठीक है, तो वो कहाँ तक जाना चाहिए, वो 4 लेयर्स में से क्रॉस करके आप जो है वो मसल्स में जाना चाहिए, वहाँ पर इंजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं और बात आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करता जाऊँ कि आप जब जाते हैं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो वो कंपाउंडर जो होता है आपको इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, तो आप अक्सर ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसका जो हाथ है वो भारी है, उसका हाथ हल्का है। ठीक है, तो अगर तो देखिए बेटा, वो जब इंजेक्ट कर रहा होता है आपको इंजेक्शन, तो वो नीडल के उसको साइज का पता होता है। ठीक है, अगर उसकी जो नीडल की डायरेक्शन भी बहुत जो है इफेक्ट कर रही होती है, अगर तो वो सीधी इंजेक्शन इंजेक्ट करेगा नीडल, ठीक है, तो आपको वो हल्का महसूस होता है। ठीक है, और अगर वो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, नीडल की, तो वो भारी, तो इसलिए आप कहते हैं कि उस का जो है हाथ हल्का था, उसका हाथ भारी था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है बेटा, तो मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो नॉलेज है इंशाल्लाह हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो आपको भी ट्रांसफ़र करें, ताकि आप भी एक स्किलफुल फार्मासिस्ट बन जाएं। ठीक है बेटा, ये फिर वही बात आ गई है। ठीक है, अगर आप ओरल से देंगे मेडिसिन को कोई भी, ठीक है, तो वो लीवर में जाएगी, वहाँ मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगी, ऑब्जर्व होगी, फिर अपना एक्शन शो करेगी। ठीक है,
तो अगर हम बात करें यहाँ पे आईवी की बात करते हैं, तो आईवी देंगे तो वो फ़ौरन जाएगी और अपना एक्शन शो कर देंगे। यहाँ पे एक और बात शेयर करूँ कि जो आईवी होती हैं मेडिसिन्स होती हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है बेटा, वो 100% होती है, और बाकी जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ड्रग की, उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बायो अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट पता होगा, ठीक है? अगर फिर भी नहीं पता, आप इस लेक्चर के बाद जो है वो गूगल कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ये छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी अगर पढ़ानी शुरू कर दी ज़्यादा, तो वीडियोज़ लंबी हो जाती है, आप भी नहीं फिर सुनते, फिर बोर हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर मत ये हमारा जो मकसद होता है वो हमारा बेकार चला जाता है, ठीक है बेटा? तो इनको लाज़मी देख लिया करें, जो टर्मिनोलॉजी मैं थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी मिस कर जाता हूँ, ठीक है? तो इनको लाज़मी सर्च किया करें, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्या है। देखिए बेटा, ये एक एम्प्टी बुक है, ठीक है? इसको अब हम भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हमारा जो एक अक्सर कंसेप्ट बना होता है, ठीक है? कि हम जो है हमने ये कोर्स लेना, हमने वो कोर्स लेना है, ठीक है? ये कोर्स हमें आता है, ये कोर्स भी हमें आता है, ठीक है? तो ये जो बेटा आते वाला कंसेप्ट है ना, ये हमें ले डूबता है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट नहीं आपने करना, ठीक है? क्योंकि आप अपने माइंड को इस एरिया से बाहर रखना है, ठीक है बेटा? क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हमें भी नहीं इतना पता होता, ठीक है? आपको भी नहीं पता होता, ठीक है? क्योंकि नॉलेज आपने जब भी लेना है, ये बात ज़हन में रख के लेना है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका ज़हन बिल्कुल खाली है, ठीक है बेटा? आपने जो है उसको भरने की कोशिश करनी होती है, ठीक है? तो आइए अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो और कुछ टर्मिनोलॉजी आपके सामने रखता हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? जिसकी हमने बात की थी, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये वो बात आ गई है, ठीक है? एगोनिस्ट, व्हाट इज एगोनिस्ट? अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बेटा सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ड्रग कैपेबल ऑफ बाइंडिंग एंड एक्टिवेटिंग अ रिसेप्टर लीडिंग टू अ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट में माइमिक दैट ऑफ अ नेचुरली occurring substance can be classified as a full partial or inverse, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे वही बात कर रहा है एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट क्या होता है बेटा, कि जो काम को आपके तेज कर देता है, ठीक है? और उसी तरह का काम करता है जिस तरह का एक नेचुरली जो हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, यानी कि एक नेचुरली जो हमारा काम, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, हार्ट एक नॉर्मल मिकदार में जो है नॉर्मल रूटीन पर जो है वर्क कर रहा है, बिल्कुल अगर एक एगोनिस्ट है वो इसी तरह नॉर्मल ही करेगा, ना उसको हार्ट बीट को तेज करेगा ना कम करेगा, तो इसको हम नाम देंगे एगोनिस्ट का, ठीक है बेटा? आगे अब बात कर लेते हैं एंटागोनिस्ट की, ठीक है? तो एंटागोनिस्ट में देखते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर बट इंस्टेड ब्लॉक और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट। इट मे बी अ कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है? अगर तो वो यहाँ तक काम करता कि डज नॉट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है? तो बात ठीक थी, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है कि आगे एगोनिस्ट के जो इफेक्ट है उसको भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है? तो ये कम्पिटिटिव और जो ये नॉन कम्पिटिटिव होता है ना, ये हम बात कर रहे होते हैं उसके ये फार्माकोलॉजी के एक्शन के बेस पर, ठीक है? उनकी एक्टिव साइट की बेस पर हम उसको कम्पिटिटिव, और नॉन एक्टिव साइट होगी तो उसको नॉन कम्पिटिटिव का नाम देते हैं, ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि एक जो अक्सर हम वर्ड जो है फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ED50। तो इसको हम देख लेते हैं, डोज ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स और इफेक्ट, ठीक है? यानी कि अगर एक ड्रग जो डोज डोज है जो वो क्या 50% अपना जो है रिस्पॉन्स दे रही है, तो उसको हम जो नाम दे रहे होते हैं वो किसका, ED50 का दे रहे होते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ऑफ लाइफ। तो हाफ लाइफ बेटा कुछ बच्चे जो है गलत समझते हैं कि हाफ लाइफ वो लाइफ है जब ड्रग अपना 50% कंप्लीट कर ले। तो देखो बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो GSK ने एक पेनाडोल बनाई जिसकी एक्सपायरी है 4 साल, और आज अगर डेट देखें वो है 11 सितंबर, ठीक है, 2022। तो 4 साल बाद 11 सितंबर को क्या वो हाफ हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर तो हम इसका ये कंसेप्ट लेते होते हैं कि अगर बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर अगर वो हाफ रह जाए, ठीक है, 50% रह जाए, तो उसको जो है हम नाम देंगे हाफ लाइफ का देंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? फिर इसी के साथ एक और वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अक्सर, शेल्फ लाइफ का, ठीक है?
जिसमें हम कहते हैं कि जो ड्रग है वो अपना 90% जो है वो कंप्लीट टाइम जो है वो कंप्लीट करती बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, ठीक है। यानी एक ड्रग की 4 साल एक्सपायरी है, ठीक है। 3 साल 6 महीने के बाद क्या करते हैं वो क्या है, वो अपना 90% जो है वो टाइम अपना कंप्लीट कर लेती है। तो उसके बाद जो है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं शेल्फ लाइफ का, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहूँ, मैं आपको बताऊं कि वो हाफ लाइफ जब तक शेल्फ में आप किसी दवा को रखें, ठीक है, वो कहलाता है आपके पास शेल्फ लाइफ, ठीक है बेटा। तो आगे बेटा इसके देखते हैं क्या है थेराप्यूटिक डोज, ठीक है। इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट दैट विल इलिसिट अ रिस्पॉन्स एंड द लार्जेस्ट डोज दैट कैन बी टॉलरेटेड विदाउट एक्सेसिव साइड इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो यानी कि वो अमाउंट जिससे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाए, उस डोज को हम जो नाम देंगे वो है थेराप्यूटिक डोज का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थेराप्यूटिक विंडो, ठीक है। इसको देख लेंगे, इज द गैप बिटवीन the dose needed to produce its effect in 50% of the population and that needed for the undesired effect, ठीक है। यानी कि जितना आपके पास डोज रिक्वायर्ड है उसे आप नाम देंगे थेराप्यूटिक विंडो का, ठीक है। फिर आता है बेटा थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। एस्टिमेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दरअसल हम इसको नाम दे रहे होते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ठीक है। जिसमें आ जाता है नैरो, मीन्स के इसका आपने अक्सर सुना होगा कि इस ड्रग का जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो है, इसका ब्रॉड है, ठीक है। तो जो नैरो जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो थोड़ी मिकदार में भी अगर ड्रग दी जाए, ठीक है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जैसे कि डाइजोक्सिन है, जेंटामाइसिन है, ठीक है। उसके बाद जो है ओपियम है, इसके अलावा और जो हमारे जितने भी कंट्रोल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो अगर थोड़ा सा उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। इसी तरह ब्रॉड की अगर बात करें तो ब्रॉड में हम एग्जांपल लेते हैं एस्पिरिन की, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 500 mg में, 250 mg में, ठीक है। तो इसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ज़्यादा होता है, वाइड होता है, ठीक है। अगर इसे ये ज़्यादा मिकदार में भी दे दी गई तो ये हमारे लिए इतना नुकसानदेह नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं, फिर स्टूडेंट कुछ ऐसे नाम हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कभी कभार इसमें भी गलती कर जाते हैं, जिस तरह के हमारे पास केमिकल नेम आ जाता है, ब्रांड नेम आ जाता है, जेनेरिक नेम आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल नेम क्या होता है, ड्राइव्ड फ्रॉम द ड्रग्स केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड यूज्ड वेरी रेयरली, ठीक है। फॉर एग्जांपल द केमिकल नेम फॉर पैरासीटामोल इज एन फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ठीक है। तो ये केमिकल नेम किसका है, पैरासीटामोल का है, ठीक है। ब्रांड नेम की बात अगर करें तो ये कमर्शियली नेम अंडर विच द ड्रग्स आर सोल्ड, ठीक है। जो पेटेंट लॉ होता है, ठीक है, अप्लाई एंड कैन बी यूज्ड ओनली बाय द कंपनी दैट हैज रजिस्टर, फॉर एग्जांपल टेलिनोल है, ब्रांड नेम है, ठीक है। अगर हम जीएसके की बात करें, ठीक है, पैनाडोल उसका ब्रांड लीडर है, जो है वो जीएसके है, ठीक है। तो ये पैरासीटामोल इसमें मौजूद होता है, तो ये इसका ब्रांड नेम होगा, ठीक है। अगर हम बेटा जेनेरिक नेम की बात करें, इज द ऑफिशियल सिंप्लीफाइड केमिकल नेम ऑफ अ ड्रग एंड डिस्क्राइब्स द मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। जो एक मेडिसिन का एक्टिव होता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं जेनेरिक नेम का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पैरासीटामोल की, तो इसमें जो एसिटामिनोफेन होता है ये एपीआई होता है, ठीक है। और जो है ये जेनेरिक नेम होता है किसका, पैरासिटामोल का, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ बेटा आज जो हमने बातें डिस्कस की हैं आपको समझ में आई होंगी, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, कुछ न्यू चीज़ें भी आई हैं, ठीक है। तो आप सबका जो है वो बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर का सुनने का और हमें टाइम देने का, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।